नमस्कार, मैं अभिजात शेख राजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को और उससे पहले सबकी जो निगाह है, चर्चाएँ हो की जा रही हैं, वो डिफेंस बजट को लेकर के हैं क्योंकि पिछले 7-8 सालों में देखें तो कम से कम 3 बार ऐसे माहौल बने हैं, जब लगा कि भारत एक बड़े संघर्ष में फँस सकता है। 2 बार कम से कम पाकिस्तान के साथ और 1 बार चीन के साथ। ऐसे में डिफेंस बजट को लेकर के कई सारी उम्मीदें हैं, चर्चाएँ चल रही हैं कि डिफेंस बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। वो डिफेंस बजट में क्या होने वाला है ये तो खैर 1 तारीख को पता चलेगा, लेकिन क्या उम्मीदें की जा सकती है उस पे बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा सर हैं। सर डिफेंस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, भारतीय सेना के बड़े अधिकारी रह चुके हैं। खास करके डिफेंस प्रोक्योरमेंट और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसमें सर को महारत हासिल है। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। नमस्कार अभिजीत और सारे दर्शक, थैंक यू, धन्यवाद। सर सबसे पहला जो मेरा सवाल यही रहेगा कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले एक बार हम चीन के साथ उलझते बचे थे, उसके बीच में पाकिस्तान के साथ एक छोटा-सा हुआ था बवाल। सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि डिफेंस बजट को बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चर्चा जो की जाती है वो है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत हम डिफेंस में एलोकेट करें। जैसे एक आंकड़े में दिखाया जाता है कि चाइना का 1.7% के करीब है, लेकिन उसका जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन है वो मिल करके वो 3% से ज़्यादा चला जाता है। भारत का 1.9% के करीब है, पाकिस्तान का 2.5% से कुछ ज़्यादा है। सर सबसे पहले यही है कि डिफेंस क्या जीडीपी का जो माँग की जा रही है कि 3% तक डिफेंस बजट होना चाहिए, इस माँग को सर आप कितना रिलेवेंट देख रहे हैं सर? इससे मैं आपसे बात करना चाहूँगा सर। एक बार फिर से नमस्कार अभिजीत और सारे दर्शक। आपने सही बोला है कि जो भारत के सामने अभी चुनौतियां हैं और पिछले आपने ऑप सिंदूर का विवरण दिया, गलवान और उससे पहले हमारे 2-4 कन्फ्लिक्ट हुए हैं जो सिचुएशन, तो उसको बढ़ाते हुए मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आज हमारा देश इस स्थिति में है कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट को तो संभाले ही, हमारा जो फुटप्रिंट आज वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर में बन रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी क्षमता बहुत बढ़े। अभी ग्लोबल साउथ को जब हम देखते हैं, हमारे देश को एक अब डिफरेंट नजरिए से देखा जाता है दुनिया में, और अगर वो देखना है तो हमारी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। बातें करनी एक चीज होती है, अगर आप में ताकत और आप में आत्मविश्वास आएगा तभी आप उसको डिलीवर करेंगे। अब हम आप बात पे आते हैं कि हमेशा जब बजट आ रहा होता है और बजट की चर्चा होती है तो एक होता है कि कितना बजट एलोकेट किया गया है स्टैटिस्टिकली कंपेयर करके जीडीपी से। और ये डिस्कशंस हर साल होती हैं। मैं आपको थोड़ा आंकड़ों से दूर लेना चाहूंगा, ठीक है? मैं ये चाहूंगा कि जितना भी बजट मिल रहा है, ठीक है, जैसे पिछले साल था 6,81,000 करोड़, ठीक है, मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये बजट मेरा जितना भी मिले, कितना मिलेगा, कितना हम उम्मीद कर रहे हैं, बात करते हैं, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च हो, बेटर क्वालिटी और टाइमली इंडक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म्स के लिए हो, और सबसे बड़ी चीज, मेरे को एक बहुत बड़ी मात्रा में अपने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर को बहुत स्ट्रांग करना है, क्योंकि जैसा बीज आज बोएंगे आने वाले डिकेड्स में वैसा ही हमको फल मिलेगा। बिल्कुल तो सर। आपने एक चर्चा करी बजट की कि इतना मेरे को जीडीपी में मिलेगा। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं जी। हमारे देश में अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें, द ग्लोबल एक्सपेंडिचर ऑन R&D, GERD, GERD बोलते हैं, ठीक है, वो 1.7% है। वर्ल्ड में कम से कम 3-4% ये होना चाहिए ताकि हम अपनी R&D को केपेबल करें। अब ये R&D में पैसा डालेंगे ना, तो जो आप 3% या जो चेष्टा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे को हर साल मिले, वो मिल भी जाएगा तो ये R&D से हमको बहुत फायदा होगा। आपने सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कही। पिछले 1 साल में खास करके ऑप सिंदूर के बाद जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा की गई, उसमें एक चीज रहा कि फाइटर जेट्स के इंजन हमारे पास नहीं रहे हैं। हमारे पास इंडियन नेवी के लिए मांग की जा रही है कि कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। पिछले दिनों मेरी नेवी के अधिकारियों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 3 अब पुराने जमाने की बात हो चुकी है,
हमें कम से कम 5 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, क्योंकि चाइना कोई बेवकूफ नहीं है कि जो 2035 का लक्ष्य उसने 9 एयरक्राफ्ट कैरियर बना के रखा हुआ है। तो रिक्वायरमेंट और डिमांड हर जगह से है। सरकार के सामने दिक्कत है कि वो इतना पैसा खर्च भी करे तो कहाँ से करे? सर, इस बीच में तालमेल, आप उस चेयर पे रह चुके हैं जहाँ पे कि डिमांड और सरकार क्या सोच रही है, दोनों आपको पता है। इस चीज़ में तालमेल कैसे बैठता है? आप इस चीज़ को सर बताएँ। तो देखिए, जैसे अभी हमको ये समझना होगा कि जब डिफेंस बजट एलोकेट होता है, तो जितना मुझे कैपिटल मिल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जाता है मेरा कमिटेड लायबिलिटीज पे। जी, मतलब जो मेरे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जी, उनका मेरे को फेज आउट टाइमलाइंस के हिसाब से पैसे देने होते हैं। तो इनफैक्ट जो बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने पिछले कई सालों में 3 4 5 साल में किए हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा उस बजट का चला जाएगा। उसके बाद आता है कि मेरे पास कितनी स्कीम है इस साल, इंडियन आर्मी के पास कितनी है, इंडियन नेवी के पास कितनी है, इंडियन एयरफोर्स के पास कितनी है, वो स्कीम किस पोजीशन में है, क्या उनके ट्रायल्स हो चुके हैं, क्या उनकी पीएनसी सीएनसी हो चुकी है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होने के स्टेज पे आ गए हैं। जब ऐसा होता है तब हम लोग प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। एक प्रायोरिटाइजेशन पहले हो गई, वो तो जी, उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब आके हमें देखना पड़ता है कि कितनी स्पीड पे कौन सा केस चल सकता है, ताकि हम उसको प्रायोरिटी देके कंक्लूड करें। अभी आप देखिए, नेवी की एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है जो जर्मनी के साथ है, सबमरीन्स की। जी, जी, अब जी। वो कितने एडवांस स्टेज पे है, अब वो जिस दिन होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा नेवी को जाएगा। सो प्रायोरिटीज हमारी नेवल मैरीटाइम कैपेबिलिटी, बिकॉज हमारी जब अब जो इंडो पैसिफिक में हमने अपनी जगह बनानी है, डाउट नहीं है कि हमारी कैपेबिलिटी बढ़नी है नेवल मैरीटाइम एरिया में। लेकिन उसी के साथ हमने देखा है ऑप सिंदूर में एयर पावर, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन सिस्टम्स, गाइडेड मिसाइल्स, दीज आर दी इम्पेरेटिव, ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी भारत के साथ ऐसा है कि हमारे जो इतने अनसेटल्ड बॉर्डर्स हैं, हमारी लैंड फोर्सेस, चाहे वो लेह में, लद्दाख में, सियाचिन में, चाहे रन ऑफ कच्छ में, अभी हमें वहां के लिए टैंक्स हमारे सारे फेज आउट हो रहे हैं। T90 हैं, T72 अभी कुछ दिन और चलेंगे, लेकिन हमको एक नया ऑल्टरनेटिव चाहिए। बिल्कुल लाइट सर। टैंक के बारे में आपने सुना है, हमको हाई एल्टीट्यूड के लिए वो चाहिए। पिछले साल एक बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है, जो हमारी एडवांस टोड आर्टी गन सिस्टम, ये तब से चल रही थी जब मैं चेयर पे था। एक जी, 7,000 करोड़ के लगभग का कॉन्ट्रैक्ट है। सो तीनों, आर्मी नेवी एयरफोर्स में एक प्रायोरिटाइजेशन होगा। एंड यस, एवरीथिंग, सर, हर चीज एक ही बार में नहीं आएगी, फेज आउट करना पड़ेगा, और प्रायोरिटीज एट द लेवल ऑफ द मिनिस्ट्री विल बी सेट। सर, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि आप शेर पे रह चुके हैं। मेरी कई इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों से बात होती रही है, जिनका कहना है कि जो सरकार को बेसिकली अभी जो फाइटर जेट का संकट है, फाइटर जेट हमारे पास कम है। ऐसा नहीं है कि सरकार को आज पता चला है। इसके बारे में 2000 के दशक से सरकार को बार-बार एयरफोर्स की तरफ से रिमाइंड करवाया जाता था, बार-बार रिमाइंड करवाया जाता रहा है। 2002-3 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त एमएमआरसी, मतलब फाइटर जेट की मल्टी रोल फाइटर जेट जो होते हैं, उसके लिए एयरफोर्स की तरफ से प्रस्ताव गया था। फिर वो चीजें विवाद ना हो, इस वजह से वो रुके, फिर वो टलता गया। फिर 2009-8-9 के लगभग में फिर आया कि हम फाइटर जेट खरीदेंगे, फिर वो टला। 2016 में हमने इमरजेंसी के तहत 36 राफेल खरीद लिए। अभी अब जा करके है कि रक्षा मंत्रालय को आपकी वायुसेना ने भेजा था कि 114 राफेल के लिए, और फिर अभी फ्रांस के साथ खरीदने की अब बातचीत एक एडवांस स्तर पे पहुंचने की रिपोर्ट है। सर, मेरा ये मानना है कि, मतलब पूछना है कि ये पूरे में 25 साल का वक्त लगा है, लेकिन जो हमारे खतरे हैं, वो तो सामने खड़े रहते हैं। अगर हमारे पास उस वक्त में हमने उठाए रहते कदम, तो शायद आज की तारीख में हमारे पास इतने स्क्वाड्रन कम नहीं रहते। सर, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, सर, उस प्रोसेस को समझना चाहेंगे आपसे कि क्यों लेट लतीफी होती है, ये टलता क्यों रहता है? नेशनल सिक्योरिटी का लिहाज है सर, इसलिए। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है, और जैसे जिसको बोलते हैं ना, दुखती नब्ज, जी, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी सरल तरीके में समझाऊंगा, बिकॉज यही मैं एज डायरेक्टर जनरल कैपेबिलिटी बिल्डिंग, यही मेरा काम था। जी, देखिए, ये पूरी साइकिल जो है ना, आज के दिन में भी हम लोग बात करते हैं कि प्रोक्योरमेंट साइकिल शुड बी कंप्रेस्ड। जी,
करनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो आप कंप्रेस नहीं कर सकते। अभी आप लाइट टैंक का एग्जांपल देखिए, आजकल जो डेवलपमेंट हो रही है, उसको हाई एल्टीट्यूड में ले जाना है, हाई एल्टीट्यूड में ट्रायल करना है, वो इक्विपमेंट हर ऑपरेशनल कंडीशन में हमारा कामयाब हो। अब जब वो देखेंगे तभी तो हमको विश्वास होगा या कॉन्फिडेंस होगा कि जब मैं दुश्मन के सामने होऊंगा तो मेरा कोई इक्विपमेंट फेल नहीं होगा। जी एक बात नोट करिए, हमें इस बात में बड़ी प्राइड लेनी चाहिए कि हमारे नौसेना, थल सेना, वायु सेना को जो जो हथियार उपकरण दिया गया है, कभी उपकरणों ने फेल नहीं किया और हमारे लोगों ने भी फेल नहीं किया। हमारी लड़ने की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। अब बात आपने जो बोली, जो डिले जो होता है, देखिए डिले एक एक जैसे आपने कहा कि वायुसेना उस वक्त गवर्नमेंट के पास गई, 2000 में मुद्दा उठाया गया कि प्राइवेटाइजेशन है। कोई भी स्टेक होल्डर सरकार में नहीं चाहता कि इस चीज में डिले हो, लेकिन हम लोगों का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि मल्टी लेयर डिसीजन मेकिंग होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें कौन कौन आ जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलावा हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज, हमारी एमएसएमईज, सबकी क्षमता को जोड़ के ही कैपेबिलिटी बनती है। और अगर हम 2000 का दशक कंपेयर करें आज के दशक से, वो अलग था। 1990 अलग था, 1980 अलग था। क्या उस टाइम हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी थी जो आज है? सो कंपेयर करना कि उस टाइम पे हमने क्यों कदम नहीं उठाए, ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। अभी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, और उसका क्रेडिट जाता है हमारे देश के एक नवरत्न को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, IGMDP। नाउ दिस इज द वे कैपेबिलिटी शुड बी बिल्ट अप। क्या मतलब? इंटीग्रेटेड, स्मॉल रेंज मिसाइल्स, मीडियम रेंज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर, एयर टू नेवी। सो एक कॉन्सेप्ट बना। और आप देखिए इतने सालों से चल के आज दुनिया में इंडिया का नाम पहले, दूसरे, तीसरे में आता है जब मिसाइल्स का होता है। तो कमिंग ऑन टू दी क्वेश्चन, जो आपने बोला कि क्यों डिले होती हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ, आप देखिए पिछले DAP 2016, DAP 2020, और अभी बड़ी जल्दी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर नया वाला भी आना है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि टाइमलाइंस में डिले ना हो, डिसीजन मेकिंग डेलीगेट कर दी जाए, जैसे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होती है। सो पूरी चेष्टा की जा रही है कि ये डिलेज कम हो। लास्ट में आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जी सर। हम हमेशा एग्जांपल देखते हैं कि उस देश में ऐसा होता है, उस देश में ऐसा होता है। मैं एग्जांपल देता हूं यूनाइटेड स्टेट्स का। 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स मैक फोर्सेस। वो लोग जो मेन इक्विपमेंट यूज करते हैं, M1 अब्राहम्स है, ब्रैडली है, M113 व्हीकल है। 2000 से उन्होंने स्टार्ट किया और 3 या 4 बार इस प्रोजेक्ट को शेल्व करना पड़ा। एग्जैक्टली जो हम अपने प्रोजेक्ट्स के साथ उदाहरण देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो क्यों हुआ मैं बताता हूं। लेकिन अब जाके 2020 में पहली बार उनका ये सक्सेसफुल हुआ, और अब ब्रैडली की प्रोटोटाइप ट्रायल हो रही है नए वर्जन की, जो हमारा BMP के इक्विवेलेंट है। और हमेशा उन लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशंस आई, क्यों डिले हुई? नंबर 1, जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत फ्यूचरिस्टिक है। आपने सुना होगा GSQR फ्यूचरिस्टिक होता है। भाई GSQR फ्यूचरिस्टिक होगा क्योंकि मेरी लड़ाई कल की लड़नी है, आज की लड़ाई के लिए मेरे पास हथियार हैं, लेकिन मेरे को ऐसा बनाना है कि जो मेरे को 5-7 साल में मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोगों ने, DAP में ले आए स्पाइरल डेवलपमेंट। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बंदूक गन की क्षमता 50 किलोमीटर हो, मुझे 40 मिल रही है, तो कम से कम मैं 40 तो ले लूं आज, और अगले राउंड में बोलूं कि आप R&D करते रहिए, 50 ले आइए। अगले राउंड स्पाइरल 3 में 60 किलोमीटर। ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अपनी क्षमता। तो इंडस्ट्री,
रिसर्च और यूजर तीनों में तालमेल बैठ के ऐसा नहीं होगा कि इतनी डिले होगी और वॉइड आ जाएगी कैपेबिलिटी। ये सर डिले को लेकर के सवाल इसलिए उठते हैं ना सर कि मतलब ऑफ कोर्स आप हमसे बहुत ज्यादा जानकार हैं इस चीज को लेकर के, आप तो जियो पॉलिटिक्स और तमाम चीजों को समझ रहे हैं। चाइना को लेकर के कहा जाता है कि शायद वो ताइवान के बाद उसका अगला निशाना भारत हो सकता है। अरुणाचल को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी वो करता है वो सर आप जानते हैं। J-20 फाइटर जेट वो बना रहा है, आज से वो कम से कम 15 साल पहले 20 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जहाज उसका तैयार है बनकर। इसीलिए सवाल उठते हैं कि क्या अगर हमने 2010 के दशक में या उससे पहले 2000 के दशक में हमने अगर एक प्रोग्राम चलाया रहता, अगर हमने इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया रहता, जो आप सर जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो शायद अभी हम फाइटर जेट स्क्वाड्रन में जो कम है उस संकट से नहीं जूझते। सर इससे बढ़ के मेरा एक और सवाल यही होगा कि इस बार का जो बजट आने वाला है, क्या उसमें हम आपको लगता है कि इसमें इंजन डेवलपमेंट को लेकर के जो हमारा तेजस MK1 जो हमारा फंसा हुआ प्रोजेक्ट है, चल नहीं रहा है, मतलब बहुत कम हमारे पास आ पाए हैं। फिर तेजस MK2 है जिसको के लेकर के भी है। राफेल ऑलरेडी हम 114 अगर हम खरीदने जाते हैं तो हमारा अरबों डॉलर का एक प्रोजेक्ट है। उसको लेकर के किस तरह से ये संरचना बनने वाली है, मैं उस चीज को समझना चाहता सर। कैसा बन सकता है, कैसा दिख सकता है सर? देखिए, अब अगर हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं और आजकल काफी चर्चा करते हैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन और चाइना में कैसे है, उसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि क्या जिस तरह से कार्रवाई और काम की प्रक्रिया चाइना में है, क्या वही सिचुएशन हमारे यहाँ है? नहीं है ना। और चाहेंगे भी नहीं हम कि उस तरह का ढांचा हमारे यहाँ हो। ठीक है, हम लोगों की पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, यस, बट वी हैव टू इम्प्रूव इट, वी हैव टू मेक इट मोर एफिशिएंट। वी कैन नॉट से कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कॉन्स्ट्रेंट्स और जिस तरह की हमारी स्ट्रक्चर है उसके तहत हमको अपना डिलीवरेबल जल्दी करना है। तो अगर देखा जाए, हमने LCA कब शुरू किया था, किस दशक में शुरू किया था? बहुत पहले कर दिया था, क्योंकि हमें पता था। अभी जो टैंक है अर्जुन जो बना था, ठीक है ना, वो भी यही था कि हमारा अपना मेन बैटल टैंक होना चाहिए। अब ये विश्लेषण का विषय है कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, अब उसका सिंपल एक तरीका है, मैं आपको उत्तर दूं कि वो मात्रा या क्वांटिटी इतनी कम थी। 118 टैंक का ऑर्डर, अब 118 टैंक के ऑर्डर पे आप कोई भी इंडिजनाइजेशन नहीं हो पाएगी अनलेस अंटिल द नंबर्स आर टू मच। ठीक है, सो नाउ अगेन किसी एक को पॉइंट करना कि उनकी गलती है या उनकी कमी रह गई, वो सही नहीं होगा। तो मैंने जैसे पिछली डिस्कशन में भी आपसे यही बोला, ये समहाउ हमारा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ शुड वी बी पुशिंग दिस कैपेबिलिटी मॉडर्नाइजेशन। हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने नहीं सोचा कि ये कैपेबिलिटी चाहिए। सिमिलरली शिप बिल्डिंग में देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए। शिप बिल्डिंग, वी आर प्राउड टू से कि इंडिजनाइजेशन हमारी बहुत अच्छी है। उसमें नेवल शिप बिल्डिंग का, DRDO का, डॉकयार्ड्स का, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। सो ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू बी गिवन द क्रेडिट। और जहां पे भी फेलियर है या डिले हुए हैं, सब स्टेक होल्डर्स का उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो यूजर हूं मैं और चाहे मेरे को R&D वाले बना के दें या प्रोडक्शन में। अभी आपको एक अब सिंस ये क्वेश्चन उठा है, तो अभी हाल में ही नवंबर 25 में CDS साहब ने एक बहुत तीखा कमेंट किया था और उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया था कि हम जब इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं, अगर आपको याद हो नवंबर 25 में 3 चीजें उन्होंने बोली थी कि जो मेरे को इंडिजनाइज सामान जो मैं ऑर्डर कर रहा हूं मुझे लेट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं बट दे नहीं पा रहे हैं। तो फिर अभी किसकी गलती हुई? तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी हर एक की, इंडस्ट्री भी अकाउंटेबल है। यहाँ पे पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कॉस्ट ज्यादा है, और जितनी इंडिजनाइजेशन की मात्रा मैं मांग रहा हूं शायद वो नहीं मिल रही। तो अभी सारे स्टेक होल्डर्स को अब आजकल अभी कुछ दिनों पहले हमने एक बहुत अच्छा सेमिनार किया जयपुर में, होल ऑफ नेशन अप्रोच। और यहां पे मैं लाना चाहूंगा कि आपने एक ओपनिंग रिमार्क बोला था कि चाइना के पास वो सिविल मिलिट्री फ्यूजन और सोर्सेज हैं फंडिंग के। बिल्कुल 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 सर। पिछले चंद दिनों में, आप चंद महीनों में देखिए, हमारा जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड 1 लाख करोड़ का, ठीक है, फिर हमारा अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन जी, अब ये दोनों को चाहे डिफेंस बजट में जितना भी पैसा मिले R&D में, इसको भी हमको
इनोवेटिवली यूज करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज लाइक क्वांटम, टेक्नोलॉजीज लाइक मटेरियल्स, टेक्नोलॉजीज लाइक इंजन पावर, इंजन केवल एयरक्राफ्ट के लिए अपने तो नहीं चाहिए, बाकी कमर्शियल इंजन भी चाहिए होते हैं। सिमिलरली हमारे पास आज के दिन में इंजन हमारे टैंक्स के लिए नहीं है, तो हमारे अपने जो ट्रक और बड़ी गाड़ियां बनती है उनके लिए भी चाहिए। तो अब आ गया है ये जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन हम बात करते हैं, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, R&D इन प्राइवेट सेक्टर और फंडिंग थ्रू गवर्नमेंट, वी शुड लुक एट सॉल्यूशंस फॉर द डिफेंस फोर्सेस आल्सो। सर एक चीज और है, आप चूंकि ऐसे चेयर पे रहे जहां मेरे पास सवाल आपके लिए बहुत सारे बन जाते हैं, जो रुपया का भी डिवैल्यूएशन हुआ है, गिर रहा है रुपया, इस रुपये के साथ अगर हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं तो ये सिनेरियो अब कैसे मिलता है, कितना हमें ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है, इसको एक किस तरह से चैलेंज के रूप में देखा जाता है सर, हथियारों की खरीद को लेकर के? सर देखिए, ये जो रुपए की वैल्यू है, और इसे मैं जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में डालता हूं, मैं डालता हूं एक वर्ड यूज करता हूं, ERV, एक्सचेंज रेट वेरिएशन, ठीक है। और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं इसको अपने प्लानिंग में उसको मद्देनजर रख के कि हाँ इतना मेरे को एक्सचेंज रेट वेरिएशन हो जाएगा, एक एक्सचेंज रेट वेरिएशन। और दूसरा, अगर मेरी डिलीवरी 3-4 साल बाद आ रही है, PRV, प्राइस रेट वेरिएशन। अगर मैंने किसी के साथ आज कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो 4 साल बाद उसकी डिलीवरी है, तो नेचुरली बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी और सम इंक्रीज इन रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा, मेरे को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये मेरा प्लानिंग स्टेज में DAP में भी दिया हुआ है, और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करता हूं तो मैं इसके लिए अपने आप को बफर बना के रखता हूं कि कैसे मैं इसको फेस करूंगा। बट ये रहेगा चैलेंज। एंड इनफैक्ट कितनी बार हुआ है हमारा, जब हम लोग ने पहले हम USSR लेते थे, तब रूबल्स में होता था, फिर वो रूबल खत्म हो गया रशिया के साथ। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रही है, और हम लोग पूरी तरह से, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स आर केपेबल कि इस तरह का हो सकता है, एंड वी हैव पुट क्लॉजेस इन द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। सर मैं थिएटर कमांड की बात करूंगा। सर थिएटर कमांड को लेकर के मतलब अपने यहाँ तो सालों से चर्चा होती रही है कि थिएटर कमांड बनाना चाहिए, कई सारी मुश्किलें हैं टेक्निकल और जो बाकी मुश्किलें सर आप जानते ही होंगे। बजट को लेकर के कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं सर थिएटर कमांड को जनरेट करने? पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से कई कार्यक्रमों में जो हमारे चीफ जो तीनों आर्मी के चीफ है उनसे बार बार सवाल किया गया है थिएटर कमांड को लेकर के। कई बार मुझे लगा है जब वो उत्तर करते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो पूरी तरह से खुल के कुछ बोलना नहीं चाहते, मुझे ऐसा फील हुआ है सर। आई डोंट नो वो सही है या गलत है, लेकिन सर इसको बजट के लिहाज से कितना आप संवेदनशील भी मान रहे हैं, या कितनी मुश्किलें हैं सर थिएटर कमांड? तो आपने खुद ही बोला है कि मतलब जब आपने क्वेरी करनी चाहिए कोई खुल के आपको, तो आप पक्का एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं थिएटराइजेशन पे कमेंट नहीं करूंगा। एक प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, और वो इसलिए नहीं करूंगा कि, बट मैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि बजट को देख के कैसे थिएटराइजेशन का, उसमें मैं आपको हमको बेनिफिट्स देखने चाहिए। वो बेनिफिट्स इस तरह के हैं, सबसे पहले जो लॉजिस्टिक्स है, जो मेंटेनेंस, सस्टेनेंस। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अपाचे एयरक्राफ्ट आर्मी ने भी खरीदा है, 6 आपको पता होंगे जो आ रहे हैं अभी, मेरे पूरे आए भी नहीं, 2 आ गए या 3 आ गए, बाकी 3 आ रहे हैं। और एयरफोर्स ने 22 खरीदे थे, 2017 या 18 का कॉन्ट्रैक्ट था। अब आप बताइए मुझे कि अगर थिएटराइजेशन और हम मिलके इसको मेंटेन करते हैं, तो आर्मी को या एयरफोर्स को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब इंटीग्रेशन होता है, थिएटराइजेशन होता है, तो उस थिएटर में सबसे बड़े बेनिफिट्स आते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट के, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, ठीक है। इस तरह के बेनिफिट्स बहुत होंगे। और ऑपरेशनली, डेफिनेटली ऑपरेशनली किस तरह बेनिफिट होगा? एयर डिफेंस है, अब एयर डिफेंस के ये केवल आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, जैसे आपको पता है हम लोगों ने सीलिंग बांट रखी है कि हाँ इतने हाइट तक ग्राउंड एयर डिफेंस, टैक्टिकल एयर डिफेंस जिसको बोलते हैं। जब थिएटराइजेशन होगा और समन्वय होगा, तो इस चीज में आज कल नहीं लेकिन आने वाले दशक में इसमें बेटर एक्सपेंडिचर होगा, पैसों का एफिशिएंट खर्चा होगा, और इसके बेनिफिट्स इस तरह से बहुत मिलेंगे। सर मैं इसमें बस एक छोटा सा मैं इस आंसर आपसे चाह रहा था, मान लीजिए थिएटर कमांड अगर बनता है, थिएटराइजेशन होता है,
इसमें एक मोटा-मोटी कितना खर्च आने की एक उम्मीद की जाती है? या आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम जाते हैं तो इसमें इतना रुपया लग सकता है? एक मोटा-मोटी सा कितना इसमें हो सकता है इससे? नहीं देखिए, थिएटराइजेशन में अगर आप बोलें कि थिएटराइजेशन कोई एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं, एक ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना कि जो मैंने खरीद लिया। इट जी, इज एक्चुअली अ रीअप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल, बिल्कुल। है ना। चाहे हेडक्वार्टर हो, आज की डेट में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्मी की 7 कमांड है, एयरफोर्स की कमांड है, नेवी, उनको मिला के हम नई कमांड्स बनाएंगे। सो जी, आप अगर तो अगर आप चाहे, अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एक आपको आंकड़ा दूं कि इतने पैसे लगेंगे, आई डोंट थिंक आई विल बी राइट इन गिविंग यू एन अमाउंट। ओके, ये हम एक रैशनलाइजेशन करके कुछ रिसोर्सेज जो आर्मी के पास है वो एयरफोर्स के पास चले जाएंगे, कुछ रिसोर्सेज जो एयरफोर्स के पास है वो आर्मी के हो जाएंगे, मिलके इट विल बी, जैसे मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया अपाचे एयरक्राफ्ट का। अगर अपाचे का ओवरहॉल एयरफोर्स कर रही है, किसी कंपोनेंट्स का मेंटेनेंस, तो फिर आर्मी को सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग, अगर उनके पायलट्स ट्रेन हो रहे हैं तो आर्मी के पायलट्स भी उसी जगह ट्रेन हो सकते हैं। ये जो बेनिफिट्स है ना, इनको स्टैटिस्टिकली मैं एक फिगर नहीं देना चाहूंगा, बट आपको ऐसे व्याख्यान करना चाहूंगा कि इस तरह की चीजों के बेनिफिट्स, पेट्रोल डंप्स हैं, डेपोज हैं, ठीक है ना, ये बहुत फायदे हैं। सर आप चूँकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में रहे, रक्षा खरीद में रहे हैं, जो अलग-अलग देशों के साथ हम खरीदते, पहले हम रसिया से खरीदते थे, फिर हम अब ने हमने विविधताकरण किया है, अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, इज़राइल भी हमारा है, फ्रांस के साथ भी है। सर ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जिसमें फंड भी लगता है कि चलिए हमने ये हथियार मुझे खरीदना है, इसके लिए इतना फंड है। ये सब पूरा प्रोसेस कैसे होता है? जैसे अभी हम राफेल खरीद रहे हैं, इसको एग्ज़ाम्पल देकर आप समझाएँ मुझे कि ये प्रोसेस कैसे चलता भी जाएगा और कहाँ पे जाकर के लगेगा कि ओके अब नाउ लेट्स फाइनल द डील, डील क्लोज हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस मैं सर आपसे समझना चाह रहा था। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, प्रोसेस अगर है तो हमको स्टार्ट करना है कि ये कहाँ से शुरू होता है बिल्कुल, कहानी। हमारी प्लानिंग एक प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ सारा हमारी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। जी, जी, जी। बिकॉज आपको भी और इंडस्ट्री को भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से डिफेंस फोर्सेस प्लान करती है। बिल्कुल, तो ये 10 साल की प्लानिंग होती है मेरी, और उस 10 साल में मेरे 100 200 300 स्कीम्स होंगी। मेरे पास आज ये टैंक है, आज ये गन है, 2035 में इसका रिप्लेसमेंट चाहिए, 2025 में इसका रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ये मेरी एक प्लानिंग बनती है तीनों सर्विसेज की, जी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड ये पहुंचती है सीडीएस के टेबल पे, उनके ऑफिस में। तो 10 इयर्स इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान का एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब आप एग्री करेंगे कि मैं 10 साल का तो नहीं एक साथ हैंडल कर सकता, तो मैं इसको 5-5 साल की प्लान्स बनाता हूं। जी, उसको मैं बोलता हूं डिफेंस कैपेबिलिटी एक्विजिशन प्लान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जी, अब आप 5 साल भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 2028 में क्या फंड मिलेगा, कितना मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं उस 5 साल में से 2 साल का स्कीम निकाल लेता हूं कि अगले 2 साल में मैंने क्या प्रोसेस करना है, और उनको मैं पाइपलाइन में डालता हूं। उसको बोलते हैं एनुअल एक्विजिशन प्लान। अब इसमें मैं एक बजट भी एलोकेट कर सकता हूं, मेरे को पता भी है कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है। सो स्टार्ट होता है एनुअल एक्विजिशन प्लान से। उसमें से ये प्रोजेक्ट्स अब मैं आइडेंटिफाई करता हूं, कौन सा प्रोजेक्ट है जो आरएनडी में जाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट है जो मैं सीधे कंपनी, मेरे को इंडिया में एक क्षमता है वो मेरे को दे देंगे, जी, कौन सा है जो इंडिया में नहीं बन पाएगा लेकिन मुझे चाहिए जरूरी, मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हम MQ-9 प्रेडेटर ले रहे हैं ना, बिल्कुल, क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि हमें पता है कि जब तक हमारी कैपेबिलिटी होगी, मुझे वॉइड है, मेरे में एक क्षमता की कमी है, तो ये मैं ले लेता हूं। तो अब उस प्लान में से मैं स्कीम्स उठाता हूं, आरएनडी में कौन सी जाएंगी, पब्लिक सेक्टर में कौन सी जाएंगी, प्राइवेट में कौन सी जाएंगी, इंपोर्ट में कौन सी जाएंगी। अब मैं इन केसेस को आगे बढ़ा के RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, की कहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, ठीक है, फिर मैं DAC के पास जाता हूं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जी, और उनसे मैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी लेता हूं कि भाई मेरे को ये चाहिए, मैंने चेक कर लिया है, मेरे को ये देश में इंडिजिनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा,
तो मेरे को किस रूट से लेना है, मेरे को इंपोर्ट करना है तो क्यों करना है, मैंने जी R&D में देना है तो R&D क्यों देनी है। तो ये मेरे को डीएससी में सबको समझाना पड़ता है कि भाई आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, इंडिया में नहीं बन पाता, जी या मैं इंडिया में ले रहा हूं तो कितनी मात्रा ले रहा हूं, कौन है, प्राइवेट को देनी है, पब्लिक सेक्टर को है, प्राइवेट को क्यों नहीं दे सकते, मल्टी वेंडर है, इस तरह के बहुत सारे। अब जो मैंने आपको एक 5 मिनट में समझाया है, ये 1-2 साल लग जाते हैं पेपर पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद कार्रवाई होती है कि मैं उसको ट्रायल्स के लिए बुलाता हूं। अब कई इक्विपमेंट जो बना ही नहीं है अभी, और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलेगी और तब ट्रायल के लिए आएगा, तो कितना टाइम लग जाएगा, 2-2.5 साल और लग गए। जैसे अगर मैं टैंक का आज बताऊं उनको कि मेरे को प्रोटोटाइप दीजिए, तो 2026 में बैठा हूं, 2029-30 से पहले नहीं आ सकता। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। अब इसमें हमारे देश की गलती नहीं है, बिल्कुल हमारी सर। इंडस्ट्री की गलती नहीं है, ये प्रक्रिया है। अच्छा, जी 2029 में आएगा, फिर मेरे को कम से कम 6-8 महीने लग जाएंगे ट्रायल्स के लिए। और हम लोग सोचते हैं ना कि ट्रायल्स इतना टाइम क्यों लेते हैं। मेरे को ट्रायल्स हमारे हाई एल्टीट्यूड में भी करने हैं, रन ऑफ कच्छ में भी करने हैं। तो मेरे से सवाल पूछा जाता था कि सर हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमारा इक्विपमेंट काम करेगा वहां पे, आप सिमुलेशन या कोई और तरीके से क्यों नहीं टेस्टिंग करते हैं। तो लेट मी अश्योर यू एंड एवरीबॉडी कि हमने शुरू कर दिया है। कई चीजें हम इसको बोलते हैं सीओसी, सर्टिफिकेट कंप्लायंस सर्टिफिकेशन। वो वेंडर बोलता है कि सर मेरा इक्विपमेंट ऐसा है, मैंने टेस्ट किए हुए हैं, मेरे लैब टेस्ट है। तो कुछ पैरामीटर्स हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ हम हाई एल्टीट्यूड में करते हैं और बोलते हैं कि प्लेन्स में जरूरत नहीं है अगर हाई एल्टीट्यूड में पास हो गए। जब एक बार ये ट्रायल्स हो जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं प्राइस नेगोशिएशन के लिए। अब प्राइस जी नेगोशिएशन अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसमें प्राइस की बात नहीं है केवल, कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी कैसे होगी, जी इंडिजनाइजेशन का क्या क्या चीज, इंडिजनाइजेशन कैसे समझाई जाएंगी, जी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगी। तो ये पूरी साइकिल, इसमें टाइम लग जाता है। सर। आप जो मतलब इस पे तो बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है। मैं कोई नया क्वेश्चन सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उस चुनौती को समझना चाह रहा आपसे कि डिफेंस बजट जब आता है उसमें एक बड़ा हिस्सा चला जाता है पेंशन में, फिर अलग-अलग स्कीम में। मतलब जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है उसके अलावा हमारा एक ज्यादातर फंड जो है वो पेंशन से लेकर के सैलरी और फिर मतलब अलग-अलग चीजों में खर्च हो जाती है, जिसको अलग हम कह सकते हैं। इसके बीच में बैलेंस बनाना सरकार के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है सर, सेना के लिए भी और सरकार के लिए भी, पूरा बैलेंस बनाना एक सर्टेन ये अमाउंट। बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब ये रियलिटी है बिल्कुल कि जी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, द मेजर चंक गोज इनटू रेवेन्यू। बिल्कुल स्टैटिस्टिक कोड करने की जरूरत नहीं है कि कितनी परसेंटेज कितना ये, बिल्कुल बट आप देखिए पिछले साल 6,81,000 करोड़ का एलोकेशन था, उसमें कैपिटल के लिए कितना आया था, 1,80,000 करोड़। तो 6,80,000 के एलोकेशन में 1,80,000 केवल केवल कैपिटल में आया। अब इस कैपिटल में भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बटेगा, इसमें से भी डीआरडीओ का कैपिटल भी जाएगा। तो अब कुछ कदम उठाए गए हैं जहां पे हम रेवेन्यू को कैसे एफिशिएंटली खर्चा जाए। तो जैसे मेंटेनेंस और एमआरओ जिसे कहते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल, पहले हम बहुत पैसे खर्च करते थे जो हम बाहर से स्पेयर्स लेते थे, बाहर से मेंटेनेंस करवाते थे। अभी आज के दिन में जैसे हम लोग एक ये यूएवी यूज करते हैं, हेरॉन, आपको जी पता होगा। जी तो जी जी हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं। अब आपको जान के पता भी होगा और खुशी होगी कि आज एक इंडियन कंपनी एलकॉम है, यहीं पे ही गुड़गांव में ही, वो पूरा इसका एमआरओ कर रही है। तो अब इस तरह से हम लोगों ने, अच्छा हाँ, आपने देखा होगा ये एक सृजन पोर्टल है। तो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स, जैसे बड़े बड़े सब असेंबलीज होती हैं, चाहे एयरक्राफ्ट में, चाहे शिप्स में, चाहे टैंक्स में, हमने लिए तो उनको 90 में, 2000 में, 2010 में, लेकिन उनके कंपोनेंट्स आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जी फॉरेन एक्सचेंज तो जा रहा था, पैसे भी ज्यादा खर्च हो रहे थे। तो हम लोगों ने जब बोला इंडिजनाइजेशन में, हमने एक सृजन पोर्टल खोला हुआ है, और सृजन पोर्टल में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का है। उसमें उन्होंने ये सारे कंपोनेंट जो हम स्पेयर इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने डाल दिए इंडियन इंडस्ट्री के लिए।
कि भाई आप इसमें से कंपोनेंट्स पकड़िए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए या जो मर्जी करिए, लेकिन आप देश के अंदर बनाइए। क्या होगा? देश का इकोसिस्टम बढ़ेगा, और वो जो पैसा हम खर्च कर रहे थे इंपोर्ट में, उसकी कीमत भी कम होगी। हम सबको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज मच मोर कॉस्ट एफिशिएंट। बिल्कुल। सो छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं एंड टू मेक श्योर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हमारा काबू आ जाए। और सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे मतलब बातें बहुत हुई है। पिछले कुछ सालों में तो बजट भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेशली एलोकेट किया गया है। मैं ये चीज जानना चाहूंगा सर, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं तो हम गारंटी नहीं कर सकते कि हमारा ये जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो कंप्लीट ही हो जाए। इसमें सर कितना बड़ा रिस्क होता है, और क्या कोई प्रेशर होता है जो रिसर्च करने वाली टीमें होती है, एजेंसियां होती हैं, क्या उनके ऊपर में कोई प्रेशर होता है कि अगर आप फेल हो गए तो आपको जवाब देना पड़ेगा, या 100 तरह के कागज भरने पड़ेंगे कि क्यों फेल हुए? क्योंकि ये तो फिर एक्स्ट्रा बर्डन लाता है। सर मैं इस चीज को आपसे समझना चाहूंगा। नहीं, आपने बहुत पर्टिनेंट चीज बोली है। एपिटाइट फॉर रिस्क जो है ना, वो बहुत हाई होना चाहिए इनोवेशन में, रिसर्च में। क्योंकि जैसे अब मैं कोट नहीं करूंगा, इतनी सारी सेइंग है कि देन मोर नंबर ऑफ टाइम यू फेल द बेटर रिजल्ट यू विल गेट, बट दैट डजंट मीन that you keep failing only, and every failing leads to a success story, fine, but research and development में failure comes along with it, ठीक है? So इस ये कहना कि हर अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं and it will give me return on investment ROI, तो R&D is not seen as an ROI. बिल्कुल सर। That ROI will come in decades, जो कैपेबिलिटी बनेगी। अब आप देखिए, जो मैंने एग्जांपल दिया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, हमने पता नहीं कितने पैसे खर्च करे होंगे, लेकिन आज की डेट में जो कॉन्फिडेंस है हमारी मिसाइल बिल्डिंग का, क्या उसको हम पैसे से आंकलन कर सकते हैं? नहीं। सो रिसर्च। अब एक अच्छी चीज ये हुई है, जो पहले केवल R&D वाज प्रिजर्व, या जिसे कहते हैं ना DRDO ही करती थी। आपने देखा था 2022 के बजट में भी बोला गया था कि 25% ऑफ डिफेंस R&D विल बी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर, नंबर 1। और अभी लास्ट ईयर की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, RDI फंड, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, विच इज 1 लाख करोड़ रुपीस, एंड देन अनुसंधान, ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब क्या हो रहा है, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सो नाउ इट विल बी, वी विल बी एबल टू गेट बेटर यील्ड फॉर वो, जितना भी हम पैसा डाल रहे हैं हमारी यील्ड बेटर होगी, क्योंकि एज ए कंट्री हमने रियलाइज किया है कि R&D की इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले टाइम, अच्छा, और जैसे मैंने आपको एक और चीज बता दी कि अभी कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक R&D है वो DRDO के साथ रहे, लेकिन कुछ ऐसी R&Ds है जो व्हीकल्स हैं, UAVs हैं या इंजन्स हैं, which can be used in many other activities, can be done by private industry. अभी आज के दिन में हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री का भी एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो वो बहुत कम है R&D में। और एक, मैं सिंस आंकड़ों की बात हो रही थी, एक आंकड़ा देना चाहूंगा मैं कि वर्ल्ड ओवर में जो, जैसे अमेरिका का देख लीजिए, ठीक है, जितना वो R&D में खर्च करते हैं, अबाउट 67% कम्स फ्रॉम प्राइवेट इंडस्ट्री, और हमारे यहाँ 60 to 70% कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये उल्टा है। तो now private industry has not seen R&D as an investment for the future, but now with more private industry getting into R&D, it will only help our country. जैसे मेरे DRDO के कुछ वैज्ञानिकों से अलग-अलग समय पे बातें होती रहती है, तो वो लोग कहते हैं सर, जो प्राइवेट इंडस्ट्री को तो मुनाफे से मतलब है ना भैया, मुनाफे से, तो वो लोग R&D में जाना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट उन्होंने पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था जो कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी होती हैं जो DRDO देना भी चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी लीजिए और आप इसके आधार पे करिए रिसर्च या डेवलपमेंट जो भी आपको करना है, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी DRDO ऑफर करता है, बावजूद इसके वो लोग पीछे हट जाते हैं कि रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट में अगर कहीं प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया तो फिर क्या होगा। और आपने सर जो 1 लाख करोड़ रुपए की बात कही है, इस पे लेकर के भी है और कई सारे सवाल सर कई सारे उठ जाते हैं। इस पे कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना था कि 1 लाख करोड़ रुपए है, इसमें 75 कंपनियां हैं, सब में डिवाइडेड होता है, उसमें भी अलग अलग ईयर्स के लिए होता है। तो फिर लास्ट में हमारे हाथ में कितना पैसा आ पाता है, मतलब काफी कम पैसा आता है, तो उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। यानी सर, तो फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप क्या चाहते हैं? उम्मीद सरकार से आप क्या लगा के रखेंगे कि किस तरह से इसमें इंक्रीज होना चाहिए
और जो रिस्क फ्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो मैं बात करूंगा, ताकि अगर जो रिसर्च करने वाले फेल भी हों तो ऐसा नहीं है कि उनकी कंपनी ही दिवालिया हो जाए फेल होने के बाद। इस चीज को सर आप किस तरह से देखना चाहेंगे सर? देखिए, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं ना, हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, TRLs, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स, ठीक है। जी और ये शुरू होता है टेक्स्ट बुक से, किताब से, कि फिजिक्स या केमिस्ट्री ये बोलता है कि ऐसे हो सकता है। जी उसको वो कहाँ शुरू होता है? वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में, जी IITs में, ठीक है, जो अनुसंधान करते हैं कि यार ये ऐसे है। उस चीज को जो किताब में या थियोरेटिकली पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ थियोरेटिकल मतलब साइंस, बिल्कुल whether it is बिल्कुल। physics, whether it is chemistry, whether nuclear chemistry, whether it is so from there you start translating idea को या उस चीज को कि ये क्या हकीकत में ऐसे काम कर रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल होते हैं ना, वो 1, 2, 3 बढ़ते बढ़ते 9 तक आते हैं। तो जो 1, 2 वाले टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल होते हैं, उसमें यू नीड डीप रिसर्च। Now, this should be limited to academic institutes, DRDO, where you study, ठीक है, लोग रिसर्च करते हैं, नया नया मटेरियल निकालना है, जी सेमीकंडक्टर बनाने हैं। देन जब वो आइडिया कुछ इस स्टेट पे आता है कि हाँ ये मुमकिन है, इसमें थोड़ा तोड़ मोड़ करके हम इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 3, 4, 5 में आप एक पॉसिबिलिटी देखते हो। नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग आउट ऑफ योर डेस्क, आउट ऑफ योर लैब ऑल्सो। सो डेस्क से लैब में आई, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी वो IIT की हो सकती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की हो सकती है, DRDO लैब की हो सकती है। सो नाउ बिल्कुल दिस आइडिया स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, फ्रॉम एन आइडिया इन द माइंड टू सम प्रोटोटाइप, टू समथिंग विच इज पॉसिबल टू बी डिलीवर्ड टू द डिफेंस फोर्सेस। अब जैसे 3, 4 पे आती है, अब आप एक प्रोटोटाइप बनाना शुरू करते हैं, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, एंड बाय द टाइम इट कम्स टू 5, 6 इट इज रेडी टू बी ट्राइड। और 7, 8 में उसको कन्वर्ट करके इंडस्ट्री के पास आ जाती है। तो और 9 मतलब वो यूज हो रही है। अब जो हमने पैसे डालने हैं, वी हैव टू गिव, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तभी आज की डेट में एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, R&D, यूजर, इंडस्ट्री, 4 लोग हैं। जी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, यूजर, इंडस्ट्री एंड R&D, ये सब मिलके इनको हर एक को फंडिंग देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। एंड सो दिस इज नाउ अवेलेबल बिकॉज ऑफ दीज वेरियस जो एवेन्यूज गवर्नमेंट ने किए हैं, नेशनल क्वांटम मिशन, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मिशन। तो सेमीकंडक्टर मिशन में क्या केवल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को फायदा होगा? नहीं, अगर कोई अच्छी, इसमें भी आएंगे। तो अभी क्या है, ये बास्केट डाइवर्सिफाई हो गई है। इस तरह की बात हम चंद साल पहले नहीं बात करते थे। तो मैंने आपको बड़ी सरल भाषा में समझाया है कि कैसे टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व होते हैं और कैसे वो डिलीवर होगी यूजर के हाथ में। इस केस में यूजर मैं हूं, बिल्कुल तो मेरे को शुरू से जुड़ना पड़ेगा। तो आपको जान के खुशी होगी कि ऑलमोस्ट ऑल IITs या NITs जो हैं काफी इंपॉर्टेंट में, हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए हैं। जी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या चीज है? हर IIT में 2, 4 चीजों के सेंटर बनाए हैं जो उस पर रिसर्च करेंगे। उसमें उनके स्टूडेंट्स भी होंगे, यूजर का रेप भी होगा, हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्ट होंगे वहां पे, DRDO वाले भी होंगे, और जी उसके पास इंडस्ट्री को भी कॉप्ट कर लेंगे। अब क्या होगा? अब जो आप बोल रहे थे ना पहले डिले क्यों होती थी, अब ये जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, आप देखिए हमने यूजर को भी मिला लिया, इंडस्ट्री को भी मिला लिया। तो अब ये जो रेडीनेस होगी वो स्पीड पे होगी। जी और एक चीज आप पूछ रहे थे ना, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे जब हमको ओवरऑल देयर हैज टू बी ए स्ट्रेटेजी फॉर आत्मनिर्भरता। यस सर, बिल्कुल 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 सर। ये टॉपिक चूंकि मैंने क्वेश्चंस तैयार किए थे सर आत्मनिर्भरता को लेकर के, फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे आज इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही अलग चैप्टर हो जाता है। बहुत सारे मेरे पास इसको लेकर के क्वेश्चंस हैं आत्मनिर्भरता को लेकर के। बहुत सारी जानकारियां भी है जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा और आपसे मैं जानना भी चाहूंगा उन चीजों को लेकर के। लेकिन सर आप आज जो आपने जानकारी दी है वो काफी अच्छा लगा जान करके। जाहिर से तौर पर हमारे जो दर्शक होंगे उन्हें भी काफी कुछ समझने को मिलेगा, और हमारी कोशिश यही है, और ऑफ कोर्स आपकी भी रही है कि डिफेंस फोर्सेज जो हमारे हैं उनके हाथ में ऐसे वेपन्स हो, हथियार हो, जिनसे कि जिनके रहते हुए
दुश्मन हमारे मतलब किसी तरह खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। सर थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, तमाम चीज़ों पर अच्छे से समझाने के लिए। सर थैंक यू वेरी मच फिर से।